स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछले अपवाह तंत्र वाली क्लास में हमने बताया था कि अपवाह तंत्र किसको कहते हैं, उद्गम केंद्र क्या होता है, प्रवाह क्षेत्र, फिर हमने बताया था विसर्ग वितरिका के बारे में, ठीक है, डेल्टा के बारे में भी हमने बताया था। आज थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेंगे उसका, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे फिर नदी के बारे में। देखिए, जहाँ से कोई नदी निकलती है उसको हम उसका उद्गम केंद्र कहते हैं। जिस मार्ग से वो अपने और अपने सहायक नदियों का जल लेकर के जाती है उसको प्रवाह क्षेत्र बोला जाता है। उद्गम केंद्र इसको बोला जाता है जहाँ से निकलती है वहाँ। फिर जिस मार्ग से जाती है उसको हम प्रवाह क्षेत्र बोलते हैं। अपने प्रवाह क्षेत्र में नदी अगर कोई मोड़ लेती है तो उसको विसर्प बोला जाता है। और अपने से बड़े जलाशय में जहाँ पर मिल जाती है उसको हम उसका मुहाना बोलते हैं, ठीक है। और मुहाना के पास मंद बहाव होने के कारण जो कई सारी धाराओं में बट जाती है उसको हम वितरिकाएं बोलते हैं। और वितरिकाओं के पास अवसादों का निक्षेपण होता है और वो जिस आकृति का निर्माण करती है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब आइए जानते हैं नदी का प्रकार, ठीक है। नदी जो है दो तरह का होता है, एक अनुवर्ती नदी और दूसरा पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी हमने क्या बताया है कि नदी दो तरह की होती है, अनुवर्ती नदी और दूसरा पूर्ववर्ती नदी, ठीक है। चलिए देखिए, अनुवर्ती नदी को देख लेते हैं। देखिए, अनुवर्ती नदी जो है उस नदी को कहा जाता है जो ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है। ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली नदी को हम अनुवर्ती नदी कहेंगे, अनुरूप प्रवाहित होती है। देखिए, हमने क्या बताया कि अनुवर्ती नदी हम उस नदी को कहते हैं जो ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है। जैसे यहाँ पे कोई पर्वत है और पर्वतों पर अवस्थित ये जो हिमनद है, यहाँ से कोई नदी निकल करके ऐसे मैदानी क्षेत्रों में आ रही है तो ढाल के अनुरूप प्रवाहित हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, अनुवर्ती नदी कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, अनुवर्ती नदी कहेंगे। अनुवर्ती नदी तीन तरह का होता है। एक होता है वृक्षाकार पररूप वाली नदी, वृक्षाकार पररूप वाली नदी। देखिए, वृक्षाकार पररूप वाली नदी का मतलब है कि अगर कोई नदी अपनी और अपनी सहायक नदियों का जल लेकर के और उप सहायक नदियों का जल लेकर के वृक्ष का आकार का पररूप बनाते हुए अगर आगे बढ़ रही है, ऐसे एकदम बिल्कुल वृक्ष के आकार का पररूप बनाते हुए आगे बढ़ेगी अगर कोई नदी, तो उसे बोला जाएगा वृक्षाकार पररूप वाली नदी। और वृक्षाकार पररूप वाली नदी को हम अनुवर्ती नदी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। देख रहे हैं पूरे वृक्ष के डाली के जैसा ही दिख रहा है, तो याद रखिएगा वैसी नदी जो वृक्ष का आकार का पररूप बनाते हुए आगे बढ़ेगी उसे हम क्या कहेंगे, वृक्षाकार पररूप वाली नदी कहेंगे। वृक्षाकार पररूप वाली नदी ये अनुवर्ती नदी का उदाहरण होता है। उसके बाद में दूसरा है आपका जालीनुमा पररूप वाली नदी। जालीनुमा पररूप वाली नदी, अगर कोई नदी अपनी और अपनी सहायक एवं उप सहायक नदियों के साथ मिल करके जाली जैसा पररूप बनाती है और वैसे ही बनाते हुए आगे बढ़ती है तो उसे हम क्या कहेंगे, जालीनुमा पररूप वाली नदी कहेंगे। बिल्कुल इस तरह से
इन सहायक और इनकी उप सहायक नदियों का एकदम जाल सा बना हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे जालीनुमा प्रारूप वाली नदी, जालीनुमा प्रारूप वाली नदी, ठीक है। देखिए अब अगला है केंद्र त्यागी, केंद्र त्यागी, अरीय या केंद्र त्यागी, इसको अरीय भी बोला जाता है, अरीय। नाम से ही पता चल रहा है केंद्र त्यागी, यानी कोई नदी जो है एक जगह से निकल करके कई सारी धाराओं में बढ़ते हुए आगे बढ़ती है एक जगह फिर कहीं मिल करके, तो उसे हम क्या कहेंगे, केंद्र त्यागी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्र त्यागी। ये जो नदी है अपने उद्गम केंद्र का त्याग कई सारी दिशाओं में कर रही है, देख रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो इसे अरीय या केंद्र त्यागी बोलेंगे। हमने क्या बताया कि नदी जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, अनुवर्ती नदी और पूर्ववर्ती नदी। फिर अनुवर्ती नदी को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले अब अनुवर्ती नदी, उस नदी को कहा जाता है जो ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है, जिसको तीन रूप में बांटा गया है। वृक्षाकार प्रारूप वाली नदी आपने देखा, फिर जालीनुमा प्रारूप वाली नदी यहाँ पे है, और तीसरा है केंद्र त्यागी या अरीय जो कि यहाँ पे है। आइए अब पूर्ववर्ती नदी देखते हैं। देखिए पूर्ववर्ती नदी वैसे नदी को कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदी वैसे नदी कहा जाता है। वैसी नदी जो अपने मार्ग में आने वाले विभिन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पहाड़ी, पठार को अपर्दित करते हुए गहरा गॉर्ज बनाते हुए आगे बढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि वैसी नदी जो अपने मार्ग में आने वाले विभिन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पहाड़ी, पठार को अपर्दित करते हुए गहरा गॉर्ज बनाते हुए फिर आगे बढ़ती है अगर, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपको क्या बताया हमने, पूर्ववर्ती नदी बोलेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल करके अरुणाचल प्रदेश के पास यहाँ पे जो नमचा पर्वत है वहीं पर एक बहुत गहरा खड्ड बनाती है जिसका नाम है दिहंग खड्ड। बहुत बड़े खड्ड का निर्माण करती है जिसकी गहराई जो है 5000 मीटर से भी अधिक है, ठीक है। और वहाँ से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है आपका यंगयाप दर्रा से होते हुए, अर्थात ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी उसे कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा पुरानी होती है नदियाँ, यानी अपने मार्ग में जो पर्वत, पहाड़ी या पठार आ रहे हैं उसके निर्माण के पूर्व से अगर कोई प्रवाहित होती आ रही है कोई नदी, तो उसे हम पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र आप लोगों ने देखा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। सिंधु जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। फिर आपकी जो ये है सतलज नदी जो है पूर्ववर्ती नदी की उदाहरण है। फिर कोसी नदी जो है, चुप हो जाओ, कोसी नदी जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत में नदियों को दो भागों में बांटा गया है। भारत में नदियों को भारतीय नदियाँ,
भारत में नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका है हिमालयी नदी, हिमालयी नदी, और दूसरा है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, पठार की नदियाँ। भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो हिमालयी नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को हम हिमालयी नदी कहते हैं और प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों को हम प्रायद्वीपीय पठार की नदी कहते हैं। इन नदियों में बाढ़ आता है, वर्ष भर जल की मात्रा मौजूद होती है इसमें, लेकिन इन नदियों में बाढ़ नहीं आता है, फिर जल की मात्रा सालों भर मौजूद नहीं होती है। बहुत सारी जो नदियां हैं वो सूख जाती हैं, बरसाती नदियां बनकर रह गई हैं। ठीक है, यहाँ पे हिमनदों का जो है पिघलना जारी रहता है, इसलिए इसमें जल रहता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जल का तीव्र बहाव होता है, इन क्षेत्रों में बाढ़ आता है, लेकिन इन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आता है, बहाव अधिक नहीं है, जिसकी वजह से अपरदन भी इधर नहीं होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि हिमालयी नदी में मतलब कौन कौन नदी है और उसका उद्गम केंद्र कहाँ है, उसका मुहाना कहाँ है, उसकी क्या लंबाई है, फिर क्या उसकी सहायक नदियों का भी नाम क्या है। इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम उन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।